नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान प्रोफ़ेसर सुजाता शर्मा हैं और सुजाता शर्मा इसके पहले भी ओमिक्रॉन और कोविड के बारे में बात करती रही हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर। देश और दुनिया में एक काफ़ी चर्चित नाम है वायरोलॉजी के बारे में, वायरस के बारे में इनका रिसर्च काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च है। जिस तरह से भारत सहित पूरी दुनिया एक बार फिर इस कोविड 19 के चपेट में है और रोज एक नया रूप देखने को मिल रहा है वायरस का। इसको लेके न केवल आम जनता बल्कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और जो साइंटिस्ट हैं वो भी बिल्कुल हम कहें कि परेशान हैं, असमंजस में हैं और अ, उनके सामने कोई ठोस नतीजा नहीं है जिसके आधार पर वे आम जनता को एडुकेट कर सकें। इन सारी बातों को लेके प्रोफ़ेसर शर्मा की 2 किताबें भी आई हैं, तो हम प्रोफ़ेसर शर्मा से पहले तो जानने की कोशिश करेंगे उनकी 2 किताबों के बारे में और उसके बाद इस वायरस के बारे में और किस तरह से इस वायरस से बचा जा सकता है, क्या सावधानी लेनी चाहिए। प्रोफ़ेसर शर्मा आपका स्वागत है इस डिस्कशन में और शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि जब हमारी आपकी पिछले साल बात हुई थी, तब आपकी एक बहुत चर्चित किताब आई थी कोविड के बारे में। तब तक कोविड को लेके तरह-तरह के आशंकाएँ थीं, तरह-तरह के कन्फ्यूजन थे लोगों के दिमाग में। तो आपने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही क्लियर टर्म्स में उसको बताया था और कोविड वॉरियर्स के बारे में भी बताया था। जी। अब आपकी एक दूसरी किताब आई है, तो हम जानना चाहते हैं कि जो आपकी दूसरी किताब है, वो भी काफ़ी चर्चा में है। तो सबसे पहले तो आप अपनी उस दूसरी किताब के बारे में बताइए, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में बताइए। और फिर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपकी जो दूसरी किताब है उसमें और जो आपकी पहली किताब आई थी, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या उसमें ख़ासियत है जिसके चलते कि आपको दूसरी किताब लिखनी पड़ी? जी। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका वसीम जी, जो आपने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत करूँ। मैं आपके ये इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह आप इतना प्रोएक्टिवली लोगों को इन्वॉल्व करके इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। अब मैं बताती हूँ अपनी पहले तो पहली किताब जो मैंने लिखी थी वो मैंने कोविड वॉरियर्स के ऊपर लिखी थी, जो वॉरियर्स इन व्हाइट था उसका नाम। वॉरियर्स इन व्हाइट जी, क्योंकि ये डॉक्टर्स के ऊपर थी, क्योंकि वो टाइम था जब जैसे ही कोविड आया था, कोविड-19, सब लोगों को बोला गया, हिदायत दी गई थी कि आप अपने घरों में रहो। पर डॉक्टर्स थे और भी कई लोग थे, जैसे सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह, जिनको पूरे टाइम काम करना पड़ता था, इनफैक्ट ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो ये वॉरियर्स इन व्हाइट जो थी वो कुछ डॉक्टर्स की कहानी थी जो एक्चुअली ट्रू स्टोरीज़ थी। जो मैंने कुछ एम्स के डॉक्टर्स थे और कुछ और हॉस्पिटल से, जैसे जेजे हॉस्पिटल, पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ मैंने कुछ डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके ये स्टोरीज़ लिखी हुई थी। और मैंने इसमें ये बताया था कि वायरस क्या होता है, कैसे उसका प्रोग्रेस होता है धीरे-धीरे। हर एक वायरस पहले तो शुरू होता है, उसको इमर्जेंस कहते हैं। फिर आउटब्रेक होता है, फिर एपिडेमिक होता है, जब वो थोड़ा-थोड़ा फैलना शुरू होता है। और फिर होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब पूरे-पूरे वर्ल्ड में फैल जाने वाली, जो एक महामारी जिसे कहते हैं। पर क्या पैंडेमिक हमेशा पैंडेमिक रहता है? नहीं, वो आखिरकार हर पैंडेमिक एंडेमिक बन जाता है। दैट मीन्स वो खत्म होने लगता है धीरे-धीरे। वो एक ऐसा रूप ले लेता है जिससे वो हमारे पूरे वर्ल्ड में आराम से रह सके, माइल्ड रूप से, कमज़ोर हो जाता है। तो वो मैंने पूरा उस किताब में लिखा था और उन डॉक्टर्स की कहानियाँ भी लिखी थी। फिर जैसे-जैसे आपको पता है सेकंड वेव आई थी, हमारे बातचीत करने के बाद ही सेकंड वेव आई थी, जो बहुत ही भयानक थी। और उसके बाद जब सेकंड वेव खत्म हुई, तब ये बातचीत शुरू हुई थी, चर्चा में ये था कि बच्चों का क्या होगा? ये जो बच्चे, हमारे पूरे वर्ल्ड के बच्चे जो घर के अंदर बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल हेल्थ है, उसका क्या है?
क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि भाई वायरस क्या होता है, ये क्या बीमारी है। उनको एकदम से हमने बच्चों को बोल दिया है कि घर के अंदर रहो, ऑनलाइन क्लासेस करो, और स्पोर्ट्स भी नहीं है उनके, जो वो खेलते कूदते थे वो भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये जो जिसे हम लॉस्ट जनरेशन बोलते हैं, ये बच्चे जो बड़े होंगे वो कैसे बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ये जो अभी हमारे 2 साल गुजर गए हैं और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो उनके दिमाग पे क्या असर है। और ये रिपोर्ट्स बहुत आई हैं कि बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड में। और ऑफ कोर्स ये तो एंजाइटी डिप्रेशन एक चीज है, और कई बच्चे हैं जो जिनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, अपनी मतलब स्कूल में से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं फीस नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनकी खुद की नौकरियां चली गई हैं। और कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप कोरोना के शिकार हो गए, वो बच्चे अनाथ हो गए। तो बच्चों ने बहुत ज्यादा इस कोविड-19 में सफर किया है, बहुत दुख पहुंचे हैं उनके ऊपर। तो मेरा मन फिर ये करा कि एक तो ये कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे वॉरियर्स इन वाइट डॉक्टर्स, और और भी हैं, पर एक हमारे जो नन्हे हीरो हैं वो हैं बच्चे, जो इस महामारी में बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, घरों के अंदर बैठे हुए हैं, किसी तरीके से कंप्यूटर से और फोन से अपनी एजुकेशन करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरा मन किया कि एक किताब मैं उनके ऊपर जरूर लिखूं, तो मैंने इस तरह लिखी है वो किताब, जिसमें एक छोटा बच्चा है, उसका नाम भोलू है, और उसको बोला जाता है घर के अंदर रहो, 6 साल का है, और घर से बाहर नहीं निकलो और पढ़ाई करो। और उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, वो बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर उसको अपने जो बगीचा है, जो घर का बगीचा है, उसमें एक छोटा सा बेबी कोरोना वायरस मिलता है। ये मैंने एक तरीके से फैंटेसी बुक लिखी है, ताकि बच्चे इस बुक को पढ़ें और उसको समझें, और उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। भोलू और वो जो बेबी कोरोना वायरस, उसका नाम कोवी है, और फिर वो आपस में विज्ञान की बातें करते हैं। वो छोटा जो बेबी है, कोवी है, वो उसको समझाता है भोलू को कि क्या होता है वायरस, क्या होता है वैक्सीन, क्यों आ रहा है ये बार बार, अलग अलग लहरों में क्यों आता जा रहा है, इसका क्या मतलब है, और ये कैसे खत्म। तो ये छोटी किताब है, लगभग 88 पेजेस की बुक है, और मैंने इसको इंग्लिश में लिखा, तो मुझे लगा कि कहीं पे मैं इंसाफ नहीं कर रही हूँ अगर मैं इसे हिंदी में ना लिखूं, क्योंकि कई बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उसी बुक को, अपनी बुक को खुद ही ट्रांसलेट करा, और उसका नाम मैंने रखा तुम्हारा भोलू, क्योंकि उन दोनों में ऐसी दोस्ती होती है, और उस दोस्ती की वजह से वो इस पैंडेमिक में खुश रह पाता है, पढ़ पाता है, और आगे जाके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। तो ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए एक भेंट है, ताकि वो इस किताब को उठाएं, और ये उनके माँ बाप के लिए भी एक भेंट है, ताकि क्योंकि माँ बाप इसे पढ़ें और समझें कि क्या बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है और किस तरह उनसे डील किया जाए। तो यही है इस किताब का शॉर्ट अच्छा समरी। प्रोफेसर शर्मा, एक बात और कही जाती है कि इस कोविड के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं या रोज उसको रिवाइज सरकारें कर रही हैं, उसको लेके भी कई तरह के मन में आशंका पैदा हो रही है लोगों के। जी। जैसे एक तरफ आप भी देखती होंगी कि नेता लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पार्टी करते हैं, और वहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। और आम जनता से प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जितने तरीके के पाबंदी लग सकती है लगाने की कोशिश हो रही है। जी। आम जनता का जो एक सामान्य जनजीवन है उसको हम कह सकते हैं कि क्रिपल करने की कोशिश हो रही है। आम जनता के ऊपर पाबंदियों का बोझ लाद दिया गया है। जी। तो इसको आप किस रूप में देखती हैं? कोविड या कोरोना का जो वायरस का फैलाव है, जो विस्तार है, उसमें इन नेताओं का बिहेवियर कितना उसके लिए हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल साबित हो रहा है? एक तो ये ये हम आपसे समझना चाहते हैं, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में भी, समाचार माध्यमों में भी के जरिए भी आपको भी जानकारी मिली होगी कि तमाम राज्य सरकारें हैं कि दिन में तो सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल के रखी हैं,
और रात में कहते हैं कि कर्फ्यू लगा कर्फ्यू। दो। इसको लेके तमाम मजाक भी बन रहा है कि कोरोना खाली रात में निकलता है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो क्या दिन में कोरोना वायरस का असर नहीं होता है, रात में ही होता है? इन दो सवालों का हम चाहते हैं कि आप थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे ऑडियंस को। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऊपर, वो सभी को पालन करना चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि अगर एक भी आदमी केयरलेस होता है, वो 100 आदमियों को एक साथ इन्फेक्ट कर लेगा। क्योंकि इस तरह की साइकिल बन जाती है कि एक 5 को करेगा, 5 10 को करेंगे, इस तरह बहुत जल्दी ये फैलता है। और ये ओमिक्रॉन जो है, वो तो सबसे ज़्यादा जल्दी फैलने वाला वेरिएंट है जो अभी आया हुआ है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम सभी को इसका पालन करना पड़ेगा। खाली ये नहीं है कि खाली आम जनता करे और लोग ना करें। जितने लोग हैं सभी को करना चाहिए। ये तो अपनी-अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें खुद अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए, अपने से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला नाइट कर्फ्यू, मुझे तो ये लगता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो फैलना होता है वो तो दिन में फैल ही जाता है। तो रात में कर्फ्यू लगाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल पॉइंटलेस एक्सरसाइज़ है ये तो। क्योंकि वैसे भी रात में तो कम ही मूवमेंट होता है, सारा मूवमेंट तो जितना भी लोग बाहर जाते हैं, निकलते हैं, वो तो सब दिन में ज़्यादा ही होता है, रात में कम ही लोग निकलते हैं। इंडिया का कल्चर भी ऐसा है कि इंडिया में लोग ऐसे ही हैं कि जो रात में घर में ही रहना पसंद करते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, वो रात में बहुत बाहर निकलते हैं। तो वैसे भी इंडिया जैसे कंट्री में मुझे लगता है नाइट कर्फ्यू का तो कोई फ़ायदा है भी नहीं। ये मुझे लगता है। तो फिर ये किसके सजेशन से सरकारें नाइट कर्फ्यू लगा रही हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक, क्या है, रीजनिंग क्या है, मोटिव क्या है? ये किसके एडवाइस पर ये हो रहा है? क्या साइंटिफिक एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस है, या डिफरेंट गवर्नमेंट्स का अपना विम है, विम के चलते जो मन में आ रहा है कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिकल एडवाइज़र ऐसे एडवाइस कर सकता है कि रा नाइट कर्फ्यू लगा दें, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, उससे बच जाएगा। तो कहीं पे तो मुझे लगता है शायद उनके अपने विम्स होंगे, क्योंकि कोई भी मेडिकल ये पर्सन ये एडवाइस नहीं कर सकता। उसे फ़ायदा अगर होगा तो बहुत ही माइनर होगा, बहुत ही कम होगा, उसका कोई मेजर फ़ायदा तो होने नहीं वाला। अच्छा, एक और बात आपने कही कि माने जो हम कहें कि जो वायरस का इवोल्यूशन है, कि कैसे-कैसे वो बढ़ता है और कब खत्म होता है। तो इसको हम अगर थोड़ा और सरल भाषा में आपसे समझना चाहते हैं कि जब पेंडेमिक का रूप ले लेता है, तो पेंडेमिक के रूप लेने तक की जो प्रक्रिया होती है, उसको तो आपने बताया कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से हाँ। 50, इस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ जाने में कितना लगता है, उसमें टाइम फ्रेम? कुछ इसका साइंटिफिक रिसर्च है क्या? कि कितने दिन में फिर धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगता है? यूजुअली क्या है कि ये तो वेरी करता है, मतलब जगह-जगह कैसा बिहेवियर है लोगों का। और जैसे अर्बन क्लस्टर हैं, जैसे जो शहरों में स्लम एरियाज़ होते हैं, या जहाँ पे बहुत भीड़-भड़क्का होता है मार्केट्स में, तो ऐसी जगहों पे तो पैंडेमिक एंडेमिक से जाते-जाते टाइम लग जाएगा। और जहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से स्प्रेड कम होगा, जैसे मतलब फैलाव कम होगा, तो फिर वो जल्दी जाएगा। वो बेसिकली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। पर वायरस हमेशा चाहता है, वायरस का जो अगर आप प्रीवियस पैंडेमिक्स देखें, जो पुराने पैंडेमिक्स हुए हैं, जैसे आप स्पेनिश फ्लू देखें, पैंडेमिक से एंडेमिक में जाने में उसको पूरा 2 साल लगा था, जब से वो शुरू हुआ था। पर उस टाइम अगर आप देखें तो इतना मूवमेंट नहीं होता था, जैसे इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते थे, लोग अपने-अपने घरों में 100 साल पहले की बात है। अभी क्या होता है कि एक तो बहुत सारे क्लस्टर्स बन गए हैं, भीड़-भड़क्का, पॉपुलेशन बढ़ गई है। दूसरा, लोग बहुत इधर-उधर जाने लगे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत हो गई है। नेशनल ट्रैवल भी लोग घरों में बैठने के लिए ज़्यादा मतलब इच्छुक नहीं रहते हैं। सब लोग थोड़ा-बहुत बाहर निकलना ही चाहते हैं, और आजकल आसान भी हो गया है। तो ये भी हो सकता है कि पैंडेमिक से एंडेमिक जाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, और ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी उसको पैंडेमिक से एंडेमिक में भेजना चाहते हैं। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि जिस तरह हम इस वाले कोरोना वायरस को देख रहे हैं, डेल्टा जब आया था पिछले साल अप्रैल में, तब तो बहुत बुरा हाल था, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक
जो रूप होता है वायरस का वो था। बट डेल्टा से ओमिक्रॉन तक आने में कुछ ही महीने लगे हैं। और अगर आप ओमिक्रॉन की अभी अभी आप खबरें सुन रहे हैं, पहले तो साउथ अफ्रीका, यूके वगैरह से आई, पर अब इंडिया से भी आने लगी है। तो ऑक्सीजन लोगों को कम महसूस हो रहा है, उसका जो एक वो था कि ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, अब इतना नहीं सुनाई पड़ रहा। क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है वो ऊपर ही रह रहा है, जो आपके नाक और आपके जो उसके और जो नीचे वाली जो ब्रोंकाई वगैरह होते हैं, पर लंग्स में ये कम जा रहा है। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि वायरस धीरे धीरे माइल्ड होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा ओमिक्रॉन है वो कम फैटल है जो इसके पहले आया था डेल्टा या बाकी उसकी हाँ तुलना में। डेफिनेट। हाँ, क्योंकि पहले जब ये रिपोर्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में नवंबर के एंड में, और तब दिसंबर में बहुत ज्यादा चिंता हुई थी सबको कि क्या ये ओमिक्रॉन इतना ही खराब होगा जितना डेल्टा, या उससे थोड़ा कम। अगर कम भी हुआ, उतना भी नहीं हुआ, तो भी ये काफी चिंता वाली बात है। पर अब आप देख रहे हैं जिस तरह इंडिया में भी फैलने लगा है, और दिख रहा है सबको कि हॉस्पिटलाइजेशन इतने नहीं हो रहे जितने पहले थे, या ऑक्सीजन की जो एक त्राही त्राही मची थी कि ऑक्सीजन लाओ, बेड लाओ, इतना नहीं हो रहा। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही रहे। तो और कुछ स्टडीज भी करी हैं, तो उन्होंने देखा है कि वो लंग्स पे इस तेजी से नहीं जाता जिस तेजी से डेल्टा जाता था। डेल्टा सीधा लंग्स में जाता था, ये ऊपर ही रह रहा है। तो अगर ये ऊपर रहेगा तो ये मामूली सर्दी जुकाम, तो हल्का बुखार जैसा ही रह जाएगा। एक और कन्फ्यूजन था कुछ दिन पहले तक कि जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही थी, तो उसमें भी तरह तरह के थॉट्स और थ्योरीज पढ़ने को मिल रही थी। और मेडिकल वर्ल्ड भी उसमें कोई एक आम राय नहीं बना पा रहा था, क्योंकि कुछ महीने पहले आपने भी पढ़ा होगा कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। फिर अब वही डब्ल्यूएचओ भी लगा कहने कि हाँ बूस्टर डोज लेना चाहिए। फिर एक रिपोर्ट आई कुछ अलग अलग जर्नल्स में कि अ, अगर आपने कोविशील्ड लगाया है तो बूस्टर डोज के रूप में भी कोविशील्ड लगना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मिक्स करके लगा सकते हैं, अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है तो कोविशील्ड लगाइए, और अगर आपने कोविशील्ड लगाया है तो कोवैक्सीन लगाइए। तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए वायरोलॉजिस्ट, अब आपकी क्या राय है कि क्या उचित रहेगा? क्या मिक्स करके लगाना चाहिए अगर बूस्टर डोज जो लोग ले रहे हैं, या जिसने जो डोज पहले लिया है जो वैक्सीन, उसी वैक्सीन को अगले उसमें बूस्टर डोज के रूप में लेना चाहिए? आपके पास किस तरह के लेटेस्ट जानकारी है और रिसर्च है? एक्चुअली ये वायरस अभी नया है, तो इसलिए ये होता जा रहा है कि क्योंकि धीरे-धीरे नई-नई रिसर्च आती जाती है, तो इसलिए कभी डब्ल्यूएचओ कुछ बोलता है, कभी कुछ दिनों बाद कुछ और बोलता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी-कभी लगता है कि ये वायरस पूरी तरीके से जा रहा है, तो लगता है कि भई बूस्टर डोज़ की ज़रूरत नहीं है। बट फिर जैसे कोई नया वेरिएंट आ गया, अब जैसे ओमिक्रॉन आके पूरे में फैलने लगा, फिर से डर हुआ, तो फिर उनको लगता है नहीं भाई बूस्टर डोज देना चाहिए। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है तो उसमें यही है कि बूस्टर वही होनी चाहिए जो आपकी थी, ताकि क्योंकि सिंस ये अभी नई है, नई रिसर्च है, तो इसलिए ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि जैसे कोविशील्ड है तो आपको वैक्सीन लगा लो, मान लो कल कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। तो जब तक ये रिसर्च पूरी नहीं होती कि अगर 2 डोज़ आपने 1 लिया और जो बूस्टर है वो आपने ती कोई और ले लिया और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे पूरा उसका अच्छी तरह से उसका जो कंक्लूजन निकालने के लिए। इसलिए सेफ प्ले करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना अभी टाइम ही नहीं हुआ है कि कोई अच्छी तरह से कंक्लूड कर सके। तो इसलिए सेफ प्ले यही है कि जो आपने पहले फर्स्ट डोज़, सेकंड डोज़ ली है, उसी को आप बूस्टर के रूप में ले लें, और बूस्टर अब ज़रूरी हो गई है ओमिक्रॉन को देखते हुए। इसका मतलब अभी ये कुछ दिन पहले तक ये लग रहा था कि शायद ये एंडेमिक हो गया। ओमिक्रॉन के आने से लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं हुआ है। मेबी अभी थोड़ा और टाइम है, तो इसलिए बूस्टर ज़रूरी है और वही लगाएँ तो बेस्ट है। एक आखिरी सवाल है मेरे मन में कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कि हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह की जो महामारी है या जो परेशानी है उससे जल्दी से जल्दी निजात मिल सके। क्या जी। आप फोरसी कर रही हैं कि ओमिक्रॉन के बाद कोई और एक नया वायरस
हाँ, का सामना करना पड़ेगा, या ओमिक्रॉन अब पता खात्मे नहीं। की तरफ बढ़ रहा है, इसके बाद इस महामारी से निजात मिल जाएगी ह्यूमैनिटी को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रीवियस पैंडेमिक्स देखें, तो शुरू में पहले वायरस माइल्ड होता है, फिर थोड़ा-सा और डेंजरस होता है, जो दूसरी लहर होती है, सेकंड वेव होती है, हमेशा वो बहुत-बहुत भयानक होती है, जैसे कि हमने भी देखा। पर कहीं पे वायरस को भी ज़िंदा रहना है और वायरस को भी ये पता होता है, वो उनका अपना इवोल्यूशनरी सिग्नलिंग होती है, जिससे उन्हें पता होता है कि अगर हम इतने डेंजरस बने रहे, तो जिस इंसान में हम जाएँगे वो तो मरेगा, तो जब इंसान मरेगा तो हम भी मरेंगे। तो वायरस को भी जिसे कहते हैं सर्वाइवल, उसको सर्वाइवल मोड में आना है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बैक्टीरिया हुआ, वायरसेस हुआ, ये सब के सब सर्वाइव करना चाहते हैं। हम इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सर्वाइव करना चाहते हैं। तो ये हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी धीरे-धीरे बनाते हैं, जिससे वो माइल्डर होते जाएँ। मतलब बीमारी तो करें, पर वो माइल्डर होते जाएँ, क्योंकि जब वो माइल्ड रहेंगे तो इंसान भी ज़िंदा रहेगा, उनका होस्ट, क्योंकि होस्ट के बिना तो उनका काम चलना नहीं है। वायरस होस्ट के बाहर जब रहता है, तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग होता है, किसी काम का नहीं होता। होस्ट के अंदर जाके ही वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, उसी से उसको सर्वाइवल है। तो होस्ट को ज़िंदा रखने के लिए उसे खुद को थोड़ा माइल्डर फॉर्म में आना पड़ता है और वो धीरे-धीरे इस बात को सेट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर ओमिक्रॉन नहीं है ये एंडेमिक, तो अगर जो नेक्स्ट वेरिएंट भी आया वो और भी ज़्यादा माइल्ड होना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम धीरे-धीरे एंडेमिक फेज़ में जा रहे हैं। चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे उसका नेक्स्ट वाला हो। हमें डेफिनिटली इस चीज़ से निजात जल्दी मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बड़ा ही पॉजिटिव एक तरह से जानकारी है, और इस समय जो त्रस्त मानवता है उसके लिए एक हीलिंग का काम है जो आपने दिया है इस महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम कि थैंक यू। आपने अपना समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।